हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का और एक सोल्यूशन वीडियो में, जहां हम आज सॉल्व करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10 हिस्ट्री का 5वां चैप्टर। तो चलिए सॉल्व करते हैं। जिसका पहला प्रश्न है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? ऑप्शंस है 1763, 1770, 1773, 1775, जिसका उत्तर होगा 1770। प्रश्न नंबर 2, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन है जेम्स हारग्रीव्स, जैन के, क्रॉम्पटन, हम्फ्री डेवी, जिसका उत्तर है हम्फ्री डेवी। प्रश्न नंबर 3 है, बम्बई से सर्वप्रथम सूती कपड़े के मिलों की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1851, 1885, 1907, 1914, जिसका उत्तर होगा 1851। प्रश्न नंबर 4, 1917 में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? ऑप्शन है कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई, पटना, उत्तर होगा कलकत्ता। प्रश्न नंबर 5, भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? ऑप्शन है 1907, 1914, 1916, 1919, उत्तर होगा 1914। प्रश्न नंबर 6, जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब? ऑप्शन है 1854, 1907, 1915, 1919, उत्तर होगा 1907। प्रश्न नंबर 7, वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन है रॉबर्ट ओवन, लुई ब्लॉक, कार्ल मार्क्स, लाला लाजपत राय, उत्तर होगा कार्ल मार्क्स। प्रश्न नंबर 8, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? ऑप्शंस है 1838, 1881, 1885, 1932, जिसका उत्तर होगा 1885। प्रश्न नंबर 9, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑप्शंस है 1848, 1881, 1885, 1920, उत्तर होगा 1920। प्रश्न नंबर 10, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? ऑप्शंस है 1838, 1858, 1881, 1911, जिसका उत्तर होगा 1881। अब आते हैं रिक्त स्थानों को भरने वाले प्रश्न पर, जिसका प्रश्न नंबर 1 है, सन 1838 में डैश चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसका उत्तर होगा लंदन में। प्रश्न नंबर 2, सन डैश में मजदूर संघ अधिनियम पारित हुआ, जिसका उत्तर होगा 1926। प्रश्न नंबर 3, न्यूनतम मजदूरी कानून सन डैश में पारित हुआ, जिसका उत्तर होगा 1948। प्रश्न नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना डैश में हुई, उत्तर होगा 1920। प्रश्न नंबर 5, प्रथम फैक्ट्री एक्ट में महिलाओं एवं बच्चों की डैश एवं डैश को निश्चित किया, उत्तर होगा आयु काम का घंटा। अब आते हैं सुमिलित करे प्रश्न पर, जिसका उत्तर है नंबर 1, स्पिनिंग जेनी के साथ उंग जेम्स हारग्रीव्स, नंबर 2, फ्लाइंग शटल के साथ घ जान के, नंबर 3, पावर लूम के साथ ख एडमंड कार्टराइट, नंबर 4, वाष्प इंजन के साथ नंबर ग जेम्स वॉट, नंबर 5, स्पिनिंग म्यूल के साथ नंबर क सैम्यूल क्रॉम्पटन। अब आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न पर, जिसका प्रश्न नंबर 1 है, फैक्ट्री प्रणाली के विकास के किन्हीं 2 कारणों को बताएं। उत्तर, फैक्ट्री प्रणाली का विकास मुख्यतः औद्योगिक क्रांति के कारण हुआ, जिसमें मशीनों का आविष्कार और बड़े पैमाने पर उत्पादन की आवश्यकता प्रमुख थे। प्रश्न नंबर 2, बुर्जुआ वर्ग की उत्पत्ति कैसे हुई? उत्तर, बुर्जुआ वर्ग की उत्पत्ति औद्योगिकरण और व्यापार के विस्तार से हुई, जिसमें व्यापारी और उद्यमी समृद्ध होकर एक नए सामाजिक वर्ग में विकसित हुए। प्रश्न नंबर 3, 18वीं शताब्दी में भारत के मुख्य उद्योग कौन कौन से थे? उत्तर, 18वीं शताब्दी में भारत के मुख्य उद्योगों में वस्त्र उद्योग, विशेषकर सूती और रेशमी कपड़े, धातु शिल्प और चमड़े का काम शामिल थे। प्रश्न नंबर 4, निरुद्योगीकरण से आपका क्या तात्पर्य है? उत्तर, निरुद्योगीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें औद्योगिक क्रांति और विदेशी प्रतिस्पर्धा के कारण पारंपरिक कुटीर उद्योग और हस्तशिल्प का पतन होता है। प्रश्न नंबर 5, औद्योगिक आयोग की नियुक्ति कब हुई? इसके क्या उद्देश्य थे? उत्तर, औद्योगिक आयोग की नियुक्ति 1916 में हुई, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत उद्योगों के विकास के लिए संभावनाओं का पता लगाना और उनके लिए नीतिगत सुझाव देना था। अब आते हैं हम लघु उत्तरीय प्रश्न पर, जिसका प्रश्न नंबर 1 है, औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं?
उत्तर, उद्योगीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि से बदलकर उद्योग हो जाता है। इसमें बड़े पैमाने पर मशीनों का उपयोग, कारखानों की स्थापना और उत्पादन प्रक्रियाओं का यांत्रिकीकरण शामिल है। यह आर्थिक विकास और समाज के आधुनिकीकरण का एक महत्वपूर्ण चरण है। प्रश्न नंबर 2, उद्योगीकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस तरह प्रभावित किया? उत्तर है, उद्योगीकरण ने मजदूरों की आजीविका पर मिश्रित प्रभाव डाला। एक ओर इसने नए रोजगार के अवसर पैदा किए और शहरी क्षेत्र में आय बढ़ाने के मौके दिए। दूसरी ओर यह कठिन काम की स्थितियों, कम वेतन और कुशल श्रमिकों की मांग बढ़ाने का कारण भी बना। इसमें पारंपरिक कुटीर उद्योगों में काम करने वाले कारीगरों के रोजगार को भी प्रभावित किया। प्रश्न नंबर 3, स्लम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई? उत्तर, स्लम पद्धति की शुरुआत औद्योगिक शहरों में तेजी से बढ़ती जनसंख्या और अपर्याप्त आवास व्यवस्था के कारण हुई। कारखानों में काम करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र से बड़े संख्या में मजदूर शहरों में आए, लेकिन उनके लिए पर्याप्त और सस्ते आवास नहीं थे। इसके परिणाम स्वरूप वे अस्वच्छ और भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में रहने को मजबूर हुए, जिन्हें स्लम कहा जाने लगा। प्रश्न नंबर 4, न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ और इसके क्या उद्देश्य थे? उत्तर, न्यूनतम मजदूरी कानून 1948 में पारित हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य मजदूरों के शोषण को रोकना और उन्हें एक न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित करना था। यह कानून निर्धारित करता है कि मजदूरों को एक ऐसी न्यूनतम मजदूरी मिलनी चाहिए जो न केवल उनके बुनियादी जीवन यापन के लिए पर्याप्त हो, बल्कि उन्हें अपनी कुशलता बनाए रखने और विकसित करने का अवसर भी दे। प्रश्न नंबर 5, कोयला एवं लौह उद्योग ने उद्योगीकरण को गति प्रदान की, कैसे? उत्तर, कोयला और लौह उद्योग ने उद्योगीकरण को गति प्रदान की क्योंकि ये दोनों आधुनिक उद्योगों के मूल आधार है। कोयला ऊर्जा का प्रमुख स्रोत था जो कारखानों और रेलवे को चलाने के लिए आवश्यक था। लौह इस्पात उद्योग ने मशीनों, रेल पटरियों और अन्य औद्योगिक उपकरणों के निर्माण को संभव बनाया। इन दोनों उद्योगों के विकास ने अन्य उद्योगों के तेजी से विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर, जिसका प्रश्न नंबर 1 है, उद्योगीकरण के कारणों का उल्लेख करें। उत्तर, उद्योगीकरण 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शुरू हुई एक महत्वपूर्ण आर्थिक और सामाजिक प्रक्रिया थी। इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। नंबर 1, तकनीकी नवाचार। यह यंत्रों और मशीनों का आविष्कार जैसे स्पिनिंग जेनी और स्टीम इंजन ने उत्पादन प्रक्रिया को क्रांतिकारी रूप से बदल दिया। नंबर 2, प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता। कोयला और लोहा जैसे संसाधनों की प्रचुरता को उद्योगों के विकास को बढ़ावा दिया। नंबर 3, पूंजी का संचय। व्यापार और कृषि से प्राप्त धन ने उद्योगों में निवेश के लिए पूंजी प्रदान की। नंबर 4, जनसांख्यिकीय परिवर्तन। ग्रामीण क्षेत्र से शहरों की और प्रवास ने सस्ते श्रम की आपूर्ति सुनिश्चित की। नंबर 5, परिवहन में सुधार। रेलवे और नहरों के विकास ने कच्चे माल और तैयार उत्पादों के परिवहन को आसान बनाया। नंबर 6, बाजारों का विस्तार। उपनिवेशों की स्थापना के नए बाजार प्रदान किए और कच्चे माल के स्रोत उपलब्ध कराए। नंबर 7, वैज्ञानिक प्रगति। वैज्ञानिक खोजों और अनुसंधान ने नई तकनीकों और उत्पादन विधियों को जन्म दिया। नंबर 8, सरकारी नीतियाँ। व्यापार और उद्योग को प्रोत्साहित करने वाली सरकारी नीतियों ने उद्योगीकरण को गति प्रदान की। प्रश्न नंबर 2, उद्योगीकरण के परिणाम स्वरूप होने वाले परिवर्तन पर प्रकाश डालें। उत्तर, उद्योगीकरण ने समाज और अर्थव्यवस्था में व्यापक परिवर्तन लाए। इसके प्रमुख परिणाम निम्नलिखित थे। शहरीकरण। उद्योगों के विकास ने नए शहरों के उदय और मौजूदा शहरों के विस्तार को बढ़ाया। उदाहरण के लिए भारत में जमशेदपुर, सिंदरी और धनबाद जैसे औद्योगिक शहर विकसित हुए। सामाजिक वर्गों का पुनर्गठन। समाज में नए वर्गों का उदय हुआ। पूंजीपति वर्ग, मध्यम वर्ग, बुर्जुआ और मजदूर वर्ग। इसने सामाजिक संरचना को पुनः परिभाषित किया। कृषि और कुटीर उद्योगों का पतन। बड़े पैमाने पर मशीनीकृत उत्पादन
ने पारंपरिक कुटीर उद्योगों और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को प्रारंभित किया। श्रम की स्थिति में परिवर्तन। फैक्ट्री प्रणाली ने श्रमिकों के काम करने की स्थितियों को बदला, जिसमें लंबे काम के घंटे और कठिन परिस्थितियां शामिल थी। आर्थिक विकास। औद्योगिकरण ने उत्पादकता में वृद्धि की, जिसने आर्थिक विकास को गति प्रदान की। तकनीकी प्रगति। नई मशीनों और तकनीकों का विकास हुआ, जिसने उत्पादन प्रक्रियाओं को अधिक कुशल बनाया। शिक्षा और कौशल में परिवर्तन। नए उद्योगों ने विशेष कौशल की मांग की, जिसने शिक्षा प्रणाली को प्रभावित किया। पर्यावरणीय प्रभाव। उद्योगों से निकलने वाले प्रदूषण ने पर्यावरण पर दबाव डाला। संबंधों में बदलाव। औद्योगिक शक्तियों के कच्चे माल और बाजारों के लिए उपनिवेशों की स्थापना की, जिससे वैश्विक शक्ति संतुलन को बदल दिया। प्रश्न नंबर 3, उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं? औद्योगिकरण ने उपनिवेशवाद को जन्म दिया, कैसे? उत्तर, उपनिवेशवाद एक ऐसी प्रणाली है जिसमें एक शक्तिशाली देश दूसरे कमजोर देश पर अपना राजनीतिक और आर्थिक नियंत्रण स्थापित करता है। यह 15वीं से 20वीं शताब्दी तक विश्व इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा। औद्योगिकरण ने उपनिवेशवाद को निम्नलिखित तरीकों से प्रोत्साहित किया। कच्चे माल की आवश्यकता। बढ़ते उद्योगों को कच्चे माल की जरूरत थी, जो उपनिवेशों से प्राप्त किया जा सकता था। बाजारों की तलाश। उत्पादित वस्तुओं के लिए नए बाजारों की आवश्यकता थी, जो उपनिवेशों में मिल सकते थे। पूंजी निवेश। अतिरिक्त पूंजी के निवेश के लिए उपनिवेश एक अच्छा विकल्प थे। तकनीकी श्रेष्ठता। औद्योगिक देशों की तकनीकी श्रेष्ठता ने उन्हें अन्य क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित करने में मदद की। परिवहन में सुधार। बेहतर जहाज और रेलवे ने दूर के क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित करना आसान बना दिया। आर्थिक प्रतिस्पर्धा। औद्योगिक देशों के बीच प्रतिस्पर्धा ने उन्हें नए क्षेत्रों पर कब्जा करने के लिए प्रेरित किया। सामाजिक परिवर्तन। औद्योगिकरण ने यूरोपीय समाजों में नए विचारों को जन्म दिया, जिसमें सभ्यता का भार जैसे अवधारणाएं शामिल थी। सैन्य शक्ति। औद्योगिक क्षमताओं ने बेहतर हथियार और सैन्य तकनीक प्रदान की, जिसने उपनिवेशीकरण को आसान बनाया। प्रश्न नंबर 4, कुटीर उद्योग के महत्व एवं उसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालें। उत्तर, कुटीर उद्योग, जो घरों या छोटी कार्यशालाओं में संचालित होते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये उद्योग न केवल बड़ी संख्या में लोगों, विशेष रूप में महिलाओं और कम कुशल श्रमिकों को रोजगार प्रदान करते हैं, बल्कि कम पूंजी निवेश के साथ उद्यमशीलता को भी बढ़ावा देते हैं। स्थानीय संसाधनों और कौशल का उपयोग करके ये उद्योग ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मदद करते हैं और पारंपरिक कला एवं शिल्प को संरक्षित करते हैं। कुटीर उद्योग लचीली कार्य व्यवस्था प्रदान करते हैं, जो लोगों को अपने समय का बेहतर प्रबंधन करने में सक्षम बनाता है। इसके अलावा कई कुटीर उद्योग उत्पाद जैसे हस्तशिल्प अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अच्छी मांग रखते हैं, जो देश के निर्यात को बढ़ावा देता है। बड़े पैमाने के उद्योगों की तुलना में कुटीर उद्योग आमतौर पर पर्यावरण पर कम प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। हालांकि आधुनिक औद्योगिकरण ने इन उद्योगों के समक्ष चुनौतियां पेश की है, फिर भी सरकारी समर्थन, तकनीकी उन्नयन और नवीन विपणन रणनीतियों के माध्यम से इन्हें पुनर्जीवित किया जा सकता है। कुल मिलाकर कुटीर उद्योग भारत की विविध और समावेशी अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण स्तंभ बने हुए हैं। प्रश्न नंबर 5, औद्योगिकरण ने सिर्फ आर्थिक ढांचे को ही प्रभावित नहीं किया, बल्कि राजनीतिक परिवर्तन का भी मार्ग प्रशस्त किया। कैसे? उत्तर, औद्योगिकरण ने समाज के आर्थिक ढांचे के साथ साथ राजनीतिक परिदृश्य को भी गहराई से प्रभावित किया। इसने समाज की वर्ग संरचना में महत्वपूर्ण बदलाव लाए, जिसमें पूंजीपति और मजदूर वर्ग जैसे नए सामाजिक वर्गों का उदय हुआ। यह परिवर्तन पारंपरिक कुलीन वर्ग के प्रभुत्व को कम करने में सहायक रहा। फैक्ट्री प्रणाली ने श्रमिकों को संगठित होने का अवसर दिया,
जिससे ट्रेड यूनियनों का विकास हुआ। यह संगठन धीरे धीरे राजनीतिक दबाव समूहों के रूप में विकसित हुए, जो श्रमिकों के अधिकारों और बेहतर कार्य परिस्थितियों की मांग करने लगे। साथ ही औद्योगिकरण ने एक मजबूत मध्यम वर्ग को जन्म दिया, जो राजनीतिक सुधारों और लोकतांत्रिक अधिकारों की मांग में अग्रणी रहा। औद्योगिक शहरों का विकास नए राजनीतिक विचारों और आंदोलनों के केंद्र बने। इन शहरों में शिक्षा का प्रसार हुआ, जिसने राजनीतिक चेतना को बढ़ाया। औद्योगिक प्रतिस्पर्धा ने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत किया, जिसने राष्ट्रवादी भावनाओं को बढ़ावा दिया। औद्योगिक देशों की कच्चे माल और बाजारों की जरूरत ने उपनिवेशवाद को प्रोत्साहित किया, जो बाद में स्वतंत्रता आंदोलनों का कारण बना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर औद्योगिक शक्ति ने नए संबंधों और गठबंधनों को जन्म दिया। इसके अलावा औद्योगिकरण ने सरकार की भूमिका को भी बदल दिया, जिसमें श्रम कानूनों, सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक नियमन जैसे नए क्षेत्र शामिल हुए। इस प्रकार औद्योगिकरण ने न केवल आर्थिक संरचनाओं को बदला, बल्कि समाज और राजनीति के हर पहलू को प्रभावित किया, जिसने आधुनिक राजनीतिक व्यवस्थाओं के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। और इसी के साथ आज हमारा और एक सोल्यूशन वीडियो यही समाप्त होता है। जल्द लौटेंगे और एक सोल्यूशन वीडियो के साथ। तब तक कीप लर्निंग।